क्या तुम लोगों को डीमन स्लेयर की इस सीक्रेट एंडिंग के बारे में पता है, जिसमें जेनित्सु फाइनली नेजुको को अपना लव कन्फेस कर देता है। साथ ही इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि जो कैरेक्टर्स मेन स्टोरी में सरवाइव कर गए थे, आखिर उन लोगों की लाइफ में डीमन स्लेयर छोड़ने के बाद होता क्या है, अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। साथ ही ये सीक्रेट चैप्टर 100% ऑफिशियल है, डीमन स्लेयर की ऑथर ने ही इसे लिखा है। तो चैप्टर का नाम है किमेत्सु नो याइबा या फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स रिकॉर्ड, जिसके कवर पेज पे हम लोग देख सकते हैं तानजीरो है, इनोसुके है, जेनित्सु और नेजुको, जो कि सभी लोग बहुत मजे कर रहे हैं। और ये चैप्टर भी एक्चुअली एक अपडेट की तरह है कि क्या होता है डीमन स्लेयर की फाइट के बाद, जब सारे डीमंस मारे जाते हैं और कई सारे डीमन स्लेयर्स भी मारे जाते हैं, तो उसके बाद स्टोरी में आखिर होता क्या है। अब डेफिनेटली चैप्टर नंबर 205 में हमने ग्लिम्स देख लिया था कि डीमंस की मौत के बाद डीमन स्लेयर्स आखिर करते क्या है, जो कि तुम लोग मेरे चैनल पर ही देख सकते हो। और उसके बाद हमें एक टाइम स्किप भी देखने को मिला था फ्यूचर आर्क में, वहां पर हमें कई सारे रीइंकार्नेशंस वगैरह भी देखने को मिले थे। तुम लोग मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो इन केस तुमने वो नहीं देखा तो। लेकिन हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कि फाइनल बैटल के बाद जिंदा बच गए थे, उनका आखिर होता क्या है स्टोरी में, ये हमें नहीं बताया गया था। और इसीलिए हमें इस चैप्टर में एक अपडेट मिलती है तानजीरो की तरफ से कि आजकल उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो चैप्टर के पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है तानजीरो कामाडो, जो कि बहुत खुश है हम लोगों से मिलकर, हम लोगों को वापस देखकर। हमसे मेरा मतलब अपन लोगों को देखकर, यानी कि ऑडियंस को। तानजीरो बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि कितना टाइम हो गया, हम कितने टाइम से मिले नहीं हैं। यहाँ पर वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर रहा है और हम लोगों से, ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर रहा है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि हाय, मेरा नाम है तानजीरो कामाडो और आज मैं एक अपडेट देने वाला हूँ कि आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। हम लोग पैनल के आइट साइड में देख सकते हैं जेनित्सु, नेजुको, इनोसुके सभी लोग काफी मस्ती में हैं और हमें यानी कि ऑडियंस को इतने टाइम के बाद देखकर सभी खुश हैं। जिसके बाद तानजीरो बताना शुरू करता है कि आखिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते कैसे हैं, क्योंकि अब वो लोग डीमन स्लेयर्स नहीं है ना यार, तो उन्हें रोज जाकर किसी डीमन को मारना नहीं है और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। अब इनके लिए सबसे बड़े टास्क हैं खाना इकट्ठा करना, लकड़ियां काटना और पैसे कमाना, जो कि डीमंस को मारने से तो बहुत ही आसान काम है। तानजीरो बताता है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, यानी कि सनराइज होता है, वैसे ही हम लोग उठ जाते हैं और अपने अपने काम से लग जाते हैं। यहाँ पर सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी मांगा एक्सप्लेनेशंस देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि फाइनल बैटल के बाद इनोसुके, जेनित्सु, तानजीरो और नेजुको ये चारों लोग साथ में ही रहने लग जाते हैं और इसीलिए अब इन चारों ने अपने अपने डेली के काम बांट लिए हैं। जैसे कि सुबह होते ही तानजीरो पानी भर के लाता है कुएं में से, जिसके बाद तानजीरो और इनोसुके जाते हैं मछलियां पकड़ने, यानी कि उनके ब्रेकफास्ट के लिए खाना इकट्ठा करने। जब तक ये लोग बाहर मछलियां पकड़ रहे होते हैं, नेजुको घर पर बाकी का खाना बनाती है, जैसे कि चावल और मीसो सूप वगैरह। मीसो सूप अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये होता है, मुझे खुद नहीं पता, बट जापान में बहुत खाते हैं लोग इसे। उन लोगों के लिए बिल्कुल ये रोटी सब्जी की तरह ये मतलब डेली के खाने में इंक्लूडेड होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है घर का चौथा मेंबर, यानी कि जेनित्सु अगात्सुमा। गेस व्हाट, क्या कर रहा होगा वो? जब तक ये लोग उठकर मछलियां पकड़ लेते हैं, खाना तैयार कर लेते हैं, तब तक बेयरली ही जेनित्सु उठकर खड़ा हो पाता है। तानजीरो बताता है कि जेनित्सु आजकल और भी ज्यादा आलसी हो गया है और वो सभी लोगों को ये बहाने देता है कि सुबह सुबह की ठंड में मेरे पैर दुखने लगते हैं, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। और जेनित्सु बिल्कुल मेरी ही तरह सुबह 11 बजे तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। तानजीरो हमें यहाँ पर बताता है कि जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके केवल 3 दिन तक ही जेनित्सु टाइम पर उठा था। उसके बाद से हमेशा वो 10 या 11 बजे ही उठता है। लेकिन जो भी हो, उसकी एक बात तो बड़ी खास है, उसे नींद में ही पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और सबसे पहले ब्रेकफास्ट खाने के लिए वही आता है। और इसका एक और कारण ये भी है कि ब्रेकफास्ट नेजुको बनाती है ना। लेकिन फिर भी जेनित्सु पूरी तरह से नालायक नहीं है, केवल इसलिए कि बाकी के तीनों लोग उस पर गुस्सा ना करे, इसलिए वो टाइम पर सारे बर्तन धोने का काम कर देता है। जिसके बाद अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि तानजीरो बताता है कि फाइट की वजह से जो मुझे इंजरीज हो गई थी, वो इंजरीज की वजह से मैं, जेनित्सु, इनोसुके अब उतने पावरफुल नहीं बचे जितना पहले हुआ करते थे। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो तानजीरो का एक हाथ भी बहुत ब्रूटली डैमेज हो जाता है फाइट में, तो वो अब अपने हाथ से बहुत कम ही काम कर सकता है, बेयरली ही कोई सामान उठा सकता है। जिसके बाद तानजीरो कहता है कि ऐसी सिर्फ हमारी ही हालत नहीं है, जितने भी फाइनल बैटल के सर्वाइवर्स थे
सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स सभी की हालत लगभग ऐसी ही हो गई है, यानी कि अब सारे डीमन स्लेयर्स बहुत कमजोर हो गए हैं। तानजीरो उसके बाद एक और चीज बताता है कि फाइनल बैटल के 1-2 हफ्ते बाद जब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके कुछ ही टाइम बाद किरिया ने उन्हें एक मिस्ट्री बॉक्स भिजवाया था और इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर थे बहुत सारे पैसे, और ये पैसे इतने ज्यादा थे कि अब उन्हें जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आई मीन लिटरली तुम लोग इस पैनल को देखो, तानजीरो और नेजुको की लिटरली आंखें बाहर आ गई है इतने सारे पैसे देखकर। इनिशियली तो 1-2 बार तानजीरो ने मना कर दिया था पैसे लेने से, लेकिन जितनी बार तानजीरो मना कर रहा था किरिया अगली बार उतने ज्यादा पैसे भिजवा रहा था। लेकिन जो भी हो, इतना पैसा मिल जाने के बाद भी अभी भी तानजीरो चारकोल ही बेचता है। तानजीरो बताता है कि मुझसे एक जगह बैठने का काम होता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन से ही तानजीरो ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। डीमन स्लेयर बनने से पहले भी वो चारकोल ही बेचता था रोज। तो वो बताता है कि मेरे लिए एक जगह बिना काम करे बैठना टॉर्चर से कम नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और नेजुको और बाकी सबको अच्छी लाइफ दे सके। ये उसके टिपिकल बड़े भाई वाली चीज अंदर से बाहर निकल जाती है बार बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसके कई सारे छोटे भाई बहन थे और उनमें वो सबसे बड़ा था। ऊपर से उसके डैड भी बहुत ही कम उम्र में चले गए थे, तो बहुत छोटी ही एज से तानजीरो काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तानजीरो हमें बताता है कि बहुत सारे लोगों ने अब चारकोल खरीदना ही बंद कर दिया था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और अब वो लोग गैस का यूज करते थे खाना बनाने के लिए। मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि ये स्टोरी ताइशो एरा में सेट है, यानी कि आज से 100-200 साल के पहले के टाइम पर सेट है। तो उस टाइम चारकोल खरीदते थे लोग खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई थी विच इज गैस, तो लोगों ने अब चारकोल खरीदना ही बंद कर दिया था, जिससे तानजीरो को बहुत दिक्कत आती थी शहर जाकर चारकोल बेचने में, क्योंकि अब कोई खरीद ही नहीं रहा। लेकिन लकीली शहर में अभी भी कई सारे बूढ़े लोग हैं जो कि पुराने तरीके से ही खाना बनाना प्रेफर करते हैं, यानी कि चारकोल पर। तो वो तानजीरो के रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं और बहुत कम कस्टमर्स होने के बावजूद तानजीरो इस बिजनेस को नहीं छोड़ता है और चारकोल ही बेचता रहता है। जिसके बाद तानजीरो बताता है कि उरोकोडाकी और बाकी के लोग साल में कई बार हमसे मिलने आ जाया करते हैं, और जब ये लोग तानजीरो से मिलते हैं तो तानजीरो को एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद तानजीरो बताता है गियू तोमियोका के बारे में कि कैसे वो गियू को कई सारे लेटर्स वगैरह लिखता रहता है और गियू भी टाइम टू टाइम उन लेटर्स का रिप्लाई करता है। तानजीरो ये भी बताता है कि गियू ने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, और अब वो काफी ज्यादा खुश मिजाज हो गया है। अब वो पहले की तरह पोकर फेस बनाकर बैडस नहीं घूमता है, अब वो हंसता भी है और जोक्स भी क्रैक करता है। लेकिन टॉप ऑफ दैट सबसे अच्छी बात तो ये है कि गियू अब पहले की तरह खुद के ऊपर ब्लेम नहीं डालता है कि उसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई वगैरह वगैरह। अब उसका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया और अब वो मोस्टली खुश ही रहता है। पर्सनली बताऊं तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गियू तोमियोका, और मुझे स्पेशली ये वाला पैनल पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लगा, बट मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अब गियू का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया है। तुम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन है कमेंट्स में अभी बताओ, सबसे पॉपुलर कैरेक्टर को मैं पिन कर दूंगा। जिसके बाद तानजीरो बताता है कि गियू तोमियोका तेनगेन से मिलने भी जाया करता है, और तानजीरो बताता है कि कैसे ये सारे लोग ऑनसेन में बैठकर यानी कि हॉट स्प्रिंग में बैठकर साथ में बहुत मजे करते हैं। तेनगेन, उसकी तीनों वाइफ्स, गियू, और कैसे ये सारे लोग मिलकर मजे करते हैं। जिसके बाद तानजीरो बताता है कि मैं सेम चीज सानेमी शिनुजुगावा के बारे में नहीं कह सकता। सानेमी अभी भी काफी हद तक पहले जैसा ही है, वो अभी भी बहुत गुस्से में रहता है, और जब तानजीरो उसको लेटर्स वगैरह लिखता है तो वो उसका रिप्लाई भी नहीं देता है। जिसके बाद एक दिन तानजीरो को पता चलता है कि क्यों सानेमी जवाब नहीं देता है लेटर्स का। तो एक्चुअली में बात ऐसी है कि सानेमी पढ़ तो सकता है लेटर्स को, लेकिन वो लिख नहीं सकता क्योंकि उसे लिखना ही नहीं आता। इतने टाइम तक इतने सारे लेटर्स देने के बाद भी जब तानजीरो को रिप्लाई नहीं आता है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो लेटर्स लिखना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे किरिया ने बोला था कि मुझे पूरा यकीन है सानेमी को जब लेटर्स मिलते होंगे और जब वो उन्हें पढ़ता होगा तो उसे बहुत अच्छा लगता होगा। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन आई बेट कि उसे लेटर्स पढ़ना बहुत पसंद है। और किरिया की ऐसी ही बातों की वजह से तानजीरो टाइम टू टाइम सानेमी को लेटर्स लिखता है। जिसके बाद जब एक दिन तानजीरो चारकोल बेचकर घर वापस लौटता है, तब उसे घर पहुंचकर नेजुको बताती है कि उनके घर के वरांडा में कोई रैंडम इंसान, कोई अननोन व्यक्ति ये सामान रखकर चला गया है। और तो और नेजुको को पता भी नहीं चला कि वो कब आया और कब चला गया। जब वो पैकेज तानजीरो और बाकी सब लोग खोल कर देखते हैं, तब
उसमें से तांजीरो को सानेमी की खुशबू आती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सूंघकर ही बता देता है कि ये तो सानेमी की स्मेल है। उस बॉक्स के अंदर चाय पत्ती और कुछ खाने का सामान होता है और ये देखकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली सानेमी ने कोई रिप्लाई तो दिया। जिसके बाद तांजीरो बताता है कि मैं महीने में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए शिनोबु के मैंशन यानी कि बटरफ्लाई मैंशन जाता हूँ, और अब उस मैंशन को आओई ओन करती है और वही चलाती है। फाइनल बैटल के जस्ट बाद तो तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने काफी अच्छा रिकवर कर लिया। साथ ही तांजीरो ये भी कहता है कि कानाओ बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। साथ ही यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो ओबोनाई का स्नेक था अब वो आओई के साथ ही उसके क्लिनिक में ही रहता है। जिसके बाद तांजीरो हमें बताता है कि कानाओ और तांजीरो यूशिरो से भी कनेक्टेड हैं, यानी कि ये लोग उसे टाइम टू टाइम लेटर्स लिखते हैं और अगर इन्हें कोई चीज समझ नहीं आती है तो भी लेटर लिख देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यूशिरो बहुत ही कम टाइम में उस लेटर का रिस्पॉन्स भी दे देता है और इतनी स्पीड में रिप्लाई आने की वजह से तांजीरो अंदाजा लगाता है कि यूशिरो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तांजीरो और कानाओ अब धीरे धीरे बहुत ही क्लोज आते जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी स्टोरी में देख लिया था। और हमें यहाँ पर कुछ पैनल्स देखने को मिलते हैं जो कि तांजीरो और कानाओ के शिपर्स को बहुत पसंद आएंगे। साथ ही तांजीरो ये भी बताता है कि नेजुको अब कानाओ और आओई की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, मतलब इन तीनों का अब अलग ही ग्रुप बन गया है और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो नेजुको जाती ही है कानाओ और आओई से मिलने। और यहाँ पे एक बहुत ही फनी पैनल है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेजुको पैदल नहीं जाती है उनसे मिलने, वो एक्चुअली में इनोस्के के ऊपर बैठकर जाती है और इनोस्के बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह नेजुको को राइड देता है, जो कि देखने में बहुत ही फनी पैनल है। तांजीरो बताता है कि नेजुको मोस्टली कानाओ से खाना बनाने की ट्रिक्स और टिप्स पूछती रहती है और डिस्कस करती रहती है, क्योंकि इन दोनों को ही खाना बनाना बहुत पसंद है। साथ ही तांजीरो ये भी बताता है कि एज ऑफ नाउ अभी के टाइम पर इनोसुके हम तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे फाइट में इंजरीज नहीं हुई थी। I mean, हम सभी लोग जानते हैं कि डोमा वर्सेस कानाओ और इनोसुके फाइट में इनोसुके की कितनी 12 बज गई थी, लेकिन बात यह है कि इनोसुके ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया अपनी इंजरी से, वही जेनित्सु और तांजीरो उतनी जल्दी नहीं कर पाए। तांजीरो ये भी बताता है कि इनोसुके और नेजुको अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। जब भी नेजुको बाहर जाती है और कोई काम कर रही होती है, इनोसुके उसके साथ ही जाता है और उसके काम में उसका हाथ बंटवाता है। और तांजीरो को ये चीज बड़ी ही क्यूट लगती है कि कैसे इनोसुके उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, दिन भर ही उसके साथ घूमता रहता है जैसे कि एक बच्चा अपनी मॉम के साथ घूमता है। अब क्योंकि नेजुको वापस इंसान बन चुकी है और वो बात भी कर पाती है प्रॉपरली, वो लिटरली हर किसी की फेवरेट बन चुकी है। लेकिन जहाँ एक तरफ तांजीरो को ये सब क्यूट लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेनित्सु का दिमाग खराब हो जाता है जब वो इनोसुके को नेजुको के साथ देखता है। तुम लोग देख सकते हो कि वो लिटरली खून के आंसू रो रहा है। जब भी नेजुको और इनोसुके साथ में मजे कर रहे होते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं, बीच में ही जेनित्सु नौटंकी करने लगता है। वो ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसके पैर बहुत ज्यादा ही दुख रहे हैं और उसे अर्जेंटली जरूरत है कि कोई उसके पैरों की मसाज करे। अब डेफिनेटली इनोसुके तो मसाज करेगा नहीं उसकी, तो ना चाहते हुए भी नेजुको को उसके पैरों की मसाज करनी पड़ती है। लेकिन सच बात तो ये है कि नेजुको को समझ ही नहीं आता कि जेनित्सु आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उसे तो ये लगता है कि लिटरली जेनित्सु के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और पूरे घर में केवल एक ही व्यक्ति को इस बारे में पता है कि जेनित्सु ऐसे नाटक क्यों करता है, और वो है तांजीरो। जब तांजीरो जेनित्सु को ऐसी बचकानी हरकतें करने से मना करता है तो जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। और एक दिन तो रोते रोते जेनित्सु ने हद ही पार कर दी। उसने लिटरली अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखना चालू कर दी और जेनित्सु अपनी किताब का नाम लिखता है द लेजेंड ऑफ जेनित्सु। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही वो कुछ पेजेस कंप्लीट कर लेता है बुक के, वो जबरदस्ती तांजीरो को बिठाता है और अपने सामने बिठाकर खुद की किताब पढ़वाता है। और इस वजह से तांजीरो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है उसी की किताब उसी के साथ बैठकर पढ़ने के लिए। जेनित्सु अपनी पूरी किताब में लिखता है कि ये स्टोरी ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित। लेकिन जब तांजीरो उस बुक को पढ़ता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उस किताब में जेनित्सु ने बहुत बड़ा चढ़ाकर चीजें लिख रखी है। जैसे कि जेनित्सु खुद को उसके अंदर हाशिरा बताता है, और केवल हाशिरा ही नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर हाशिरा पूरी हिस्ट्री में। उस किताब में उसने ऐसा दिखा रखा था कि जैसे जेनित्सु बहुत ही महान कैरेक्टर है और तांजीरो एक नंबर का निठल्ला और निकम्मा है। उस किताब में लिटरली लिखा हुआ है कि तांजीरो जुआ खेलता है और बहुत ज्यादा कर्जा ले लेता है और इसी कर्जे की वजह से वो नेजुको को भी छोड़ देता है बीच रास्ते पर। उसकी कहानी के हिसाब से इनोसुके एक
राक्षस है, यानी कि एक डीमन है। और उसकी स्टोरी में एक सेपरेट चैप्टर भी है सानेमी के ऊपर कि सानेमी कैसे एक बहुत बड़ा चोर है। वही दूसरी तरफ उसने नेजुको के बारे में बहुत अच्छा लिख रखा। वो कहता है कि नेजुको किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। एक दिन जब फाइनली जेनित्सु की किताब खत्म हो जाती है और वो जबरदस्ती तानजीरो से पढ़वाता है, तो उसके बाद वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ तानजीरो से उस बुक का रिव्यू पूछता है कि आखिर तुम्हें बुक कैसी लगी। तानजीरो यहाँ पर जरूर झूठ बोल देता और बोलता कि बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जेनित्सु ने तानजीरो को विलन बता रखा है कहानी में। इस वजह से तानजीरो का दिमाग खराब हो गया था और इसीलिए तानजीरो सोचता है कि अब जेनित्सु को सच बताना जरूरी है। तानजीरो साफ साफ कह देता है कि हॉबी के लिए तो ठीक है, लेकिन कभी भी इसे अपना प्रोफेशन मत बनाना। तुम बहुत ही गंदी किताब लिखते हो। तुमने लिटरली खुद के और नेजुको के इंट्रोडक्शन के लिए 7 पेज अलग से लिखे हुए हैं और बाकी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन को तुमने एक या आधी लाइन में ही निपटा दिया। तानजीरो खुद को लिटरली होल्ड ही नहीं करता है, वो सारी बातें बक देता है। कहता है कि तुमने किताब में खुद को हाशिरा बता रखा है, सबसे महान हाशिरा, लेकिन तुम में एक हाशिरा बनने का भी गुण नहीं है। तुम ना तो मेहनत कर पाते हो, ना तो डिसिप्लिन रह पाते हो और तुम खुद को हाशिरा समझते हो। साथ ही तानजीरो ये भी बोलता है कि तुमने अपनी किताब में लिख रखा है कि तुम्हारी हाइट 6 फुट 11 इंचेस है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतने लंबे हो। ये सुनते ही जेनित्सु बच्चे की तरह दहाड़ दहाड़ के रोने लगता है। कहता है कि तानजीरो तुमसे बेकार दोस्त आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। और जब तानजीरो से चुप कराने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने पास भी नहीं आने देता है। जिसके बाद तानजीरो जेनित्सु को सच्चाई का आईना दिखा देता है। वो कहता है कि अगर तुम नेजुको को पसंद करते हो और चाहते हो कि वो भी तुम्हें पसंद करे, तो तुम्हें ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करना होगा, नहीं तो नेजुको भी तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हें बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगी और कभी भी तुम्हें एक आदमी की तरह नहीं देख पाएगी, एज अ मैन नहीं देख पाएगी। ये सुनते ही जेनित्सु को सदमा लग जाता है और वो रोते रोते ही चुप हो जाता है। तानजीरो कहता है क्या तुम सच में चाहते हो कि नेजुको तुम्हें एक बच्चे की तरह पैम्पर करे? तानजीरो कहता है कि अब हम लोग स्वॉर्ड्समैन नहीं है, तो तुम अपनी स्किल्स और पावर्स दिखाकर वो सब करके नेजुको को इम्प्रेस नहीं कर सकते, जिसका मतलब तुम्हें अपनी डे टू डे लाइफ के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही तानजीरो वो भी कह देता है जो कि हर हरामी दोस्त अपने दोस्त को कभी ना कभी तो बोलता ही है। तानजीरो कहता है कि वैसे भी वो तुम्हें तब तक नोटिस नहीं करेगी जब तक तुम सामने से जाकर आगे से उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। तानजीरो की मोटिवेशनल स्पीच सुनकर जेनित्सु का दिमाग खराब हो जाता है और वो नहीं चाहता कि नेजुको उसे एक बच्चे की तरह देखे। इसीलिए अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जेनित्सु सुबह सबसे जल्दी उठ जाता है और जैसे ही बाकी सारे लोग उठते हैं वो जेनित्सु को जागा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं, लिटरली शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट करा था कि डीमंस वापस आ जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि जेनित्सु सबसे पहले उठ जाएगा। लिटरली तानजीरो के वचन सुनकर जेनित्सु कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आने वाले 1-2 महीने तक जेनित्सु रोज जल्दी सुबह उठता है और तो और ठंड के दिन होने के बावजूद वो सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाता है। इतना सडन चेंज देखकर नेजुको घबरा जाती है और वो तानजीरो से पूछती है कि कहीं जेनित्सु मरने तो नहीं वाला है, लेकिन तानजीरो जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके कुछ दिनों बाद फाइनली जेनित्सु हिम्मत इकट्ठा करता है और वो नेजुको से अपने साथ एक वॉक पर चलने के लिए पूछता है। ये सुनते ही तानजीरो समझ जाता है कि आज फाइनली जेनित्सु तैयार है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए। तानजीरो कहता है कि मैं लिटरली नर्वसनेस स्मेल कर सकता हूँ जेनित्सु में से और इसीलिए मुझे लगता है कि आज वो उसे कन्फेस कर ही देगा। जैसे ही तानजीरो ये समझ जाता है वो इनोसुके को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है ताकि वो नेजुको के पीछे उसके साथ ना चला जाए। लिटरली यार दोस्त हो तो ऐसा, लेकिन काफी दूर जाने के बावजूद जेनित्सु बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है। जेनित्सु जोर जोर से बोलता है कि नेजुको मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी वाइफ बन जाओ। ये मेरा पक्का वादा है कि मैं एक ना एक दिन तो मैच्योर हो ही जाऊंगा और तो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। लेकिन क्योंकि जेनित्सु अभी के टाइम पर मैच्योर नहीं है, इसलिए वो कहता है, जेनित्सु कहता है कि तुम मुझे अपना आंसर 1 साल बाद देना, तब तक मैं मैच्योर भी हो जाऊंगा और ताकतवर भी हो जाऊंगा। लेकिन जेनित्सु ये सारी चीजें इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि दूर खड़े तानजीरो और इनोसुके को भी क्लियरली आवाज आ रही थी कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तानजीरो इतना एम्बैरस फील करता है कि ऐसे भी कोई प्रपोज करता है भला। तानजीरो कहता है कि जेनित्सु बहुत जोर से चिल्लाकर बोल रहा था ये सब, इतना ज्यादा कि अब नेजुको को सुनाई आना भी बंद हो गया था। लिटरली बाकी का पूरा दिन नेजुको को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जो भी हो, इन दी एंड तानजीरो मन ही मन में कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे ये दिन कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इतनी लंबी फाइट, बैटल, कई लोगों की मौत, इतना सब कुछ देख लेने के बाद जब फाइनली ऐसे दिन आए हैं तो मैं हर दिन को, हर मिनट को, हर सेकंड को खुलकर जीना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं मारा भी चाहता हूँ तब भी मैं यही चाहूंगा
कि मेरे बाद मेरे दोस्त और नेजुको ऐसे ही दिन हमेशा देखे। हम लोग देख सकते हैं कि तानजीरो सोते सोते खुद से ही मन में ये सारी बातें कर रहा था और ये सारी बातों के दौरान उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल कंटिन्यूअसली बनी हुई, जिसके कुछ दिनों बाद जेनित्सु फिर से फोर्स करता है तानजीरो को उसकी नई किताब पढ़ने के लिए। इस किताब में डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो थे, लेकिन बहुत ही अजीब इम्प्रूवमेंट्स थे। तानजीरो पढ़ता है कि इस बार मैंने कहानी में अपना कर्जा चुका दिया है और जेनित्सु जो कि महान आदमी है उसने तानजीरो को अपना स्टूडेंट बना लिया है ताकि तानजीरो वापस किसी गलत रास्ते पर न निकल जाए, और इनोस्के को भी वो अपना चेला बना लेता है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही होलसम पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर तानजीरो और नेजुको बहुत ही खुश हैं और हम सभी लोगों से बाय कर रहे हैं, जिसके साथ तानजीरो एक सवाल पूछता है कि क्या जेनित्सु और नेजुको की शादी होगी। वेल, इसका जवाब तो 1 साल बाद ही मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय। और ये बोलकर पैनल और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद ये चैप्टर इतने टाइम के बाद अब जाकर पढ़ रहा हूँ। मतलब लिटरली मैंने रात में ये चैप्टर पढ़ा था और अभी 4 साढ़े 4 बजे ने रात के। मैंने लिटरली हाथों हाथ रिकॉर्ड कर दिया ताकि तुम लोगों के साथ एक जेन्युइन रिएक्शन शेयर कर पाऊं और तुम लोगों के साथ इस चैप्टर का मजा उठाऊं। और हाँ, ये स्टोरी 100% ऑफिशियल है, क्योयोहारू गोतोगे ने ही इसे लिखा है। और अगर तुम लोग मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस स्ट्रीट इंटरव्यू वाली वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही मजेदार वीडियो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग इसे देख ही नहीं रहे हो। तो फटाफट से वीडियो पर क्लिक कर दो, अब इंतजार किस बात का।